दोस्तों नमस्कार, मैं निरुद्ध चौहान। स्वागत आप सभी का गांव गोहांड में। जैसा कि आप सब जानते हैं, चारों तरफ अब कई दिन से कानून को लेकर ही चर्चा हो रही है कि कानून किस तरीके से बदल दिए गए। आज हम ये हो सकता है हमारा ये वीडियो लंबा हो, लेकिन सबसे पहले हम उन कानूनों के बारे में बात करेंगे जिनका बदलना ज़रूरी था या फिर नहीं बदलना सही था। हमारे साथ में अभी आकाश काकड़े जी हैं, सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता हैं, और बड़े अच्छे तरीके से आज आपको समझ आएगा कैसे कानूनों को बदला गया है और क्या होना चाहिए था, क्या ये सही हो रहा है, और कुछ कानून ऐसे थे जिनमें बदलाव होने ज़रूरी थे या फिर जानबूझकर ऐसा किया गया है। स्वागत है जी आपका आकाश जी। धन्यवाद। अच्छा, एक तो सबसे पहले जो हमारे दर्शक हैं वो यही जानना चाहते हैं कि कानून क्यों बदले गए, क्या ज़रूरी था? जो सरकार ने उसके पीछे कारण दिया कानून बदलने के पीछे, तो उनका सबसे प्राथमिक कारण ये था कि ये अंग्रेज़ों के ज़माने के कानून थे, इसलिए उनको बदलना ज़रूरी था, क्योंकि हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए कानूनों पे कितने साल रह लेंगे। अब इस चीज़ को अगर हम देखें तो एक कानून उसमें से है जिसको प्रोसीजरल कानून बोलते हैं, है ना। एक तो पीनल कोड है, एक प्रोसीजरल कानून है क्रिमिनल लॉ का। अब वो प्रोसीजरल जो कानून है, तो हमारा जो अंग्रेज़ों के ज़माने वाला कानून था वो तो हम कब का बदल चुके थे। हमारा वो 1898 का जो कानून था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, वो हम 1973 में बदल के नया ला ही चुके थे। उसमें तो पुराना कुछ रखा नहीं था, हमने उसको पूरा ओवरऑलिंग कर दिया था। जो हमारे हिसाब से सही था हमने उसको अपने हिसाब से लेके आ गए थे, फिर भी पकड़ के उस कानून तक को बदल दिया। अभी प्रोसीजरल कानून में दिक्कतें कैसी होती हैं, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको, जिससे आपको बात समझेगी कि मैं क्यों बोल रहा हूं कि बदलना क्यों ज़रूरी नहीं होता, प्रोसीजरल कानून को क्यों ज़्यादा देश छेड़ते नहीं हैं, है ना। आप किसी भी देश के कानून उठा के देखें तो उनके पुराने कानून जितना हो सके उतना चला रहे हैं वो। आप कहीं आपके साथ कुछ गलत होता है ना, ऊंच नीच हो जाती है, आप जाके उसकी FIR कराते हैं, बराबर। FIR पे इन्वेस्टिगेशन होगा और बाकी चीज़ें उसकी उसके बाद फॉलो करेगी। ये हर चीज़ के लिए एक प्रोसीजर ले डाउन किया जाता है, ठीक। अभी हमारे देश में जो कानून था, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का सेक्शन 154 था, ठीक है। अभी संहिता जो आया उसमें 173 कर दिया, 173। अभी आप उसका जब सेक्शन बदल दिए हैं, तो सेक्शन बदल दिए तो उसके साथ आपने उसका कंटेंट बदला क्या किया उस कानून के साथ। बेसिकली उसमें लिखा था कि आप जब जाएं और प्रथम दृष्टया अगर किसी को लगे कि इसमें कुछ हुआ है, यानी कोई कानूनन अपराध हुआ है, तो ये मैंडेटरी हो जाए कि वो आपकी FIR को रजिस्टर करे, ठीक है। इसके लिए 5 जज का खंडपीठ बैठा था हमारा सुप्रीम कोर्ट का, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बोलते हैं। तो 5 जज बैठ के ललिता कुमारी का जजमेंट था, जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस शरद बोबड़े उन्होंने प्रिसाइड किया था। उसमें उन्होंने ये लिख के दिया था कि ये मैंडेटरी होगा कि पुलिस वाले FIR रजिस्टर करेंगे हर चीज़ में जिसमें लग रहा है कि कुछ भी हो। अगर वो दूसरे जगह जा रहा है, वो ट्रैवल करते हुए जा रहा है और उसके साथ कुछ हो रहा है, तो 0 FIR तक के उन्होंने उसमें लिख दिया था कि यहाँ पे भी होगा रजिस्टर। यानी वो जहाँ कहीं भी जाए, पुलिस वाले को अगर दिख रहा है कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको रजिस्टर करना ही पड़ेगा। अभी हम आते हैं हमारे नए कानून में इस चीज़ के लेके, प्रावधान को लेके। अभी आप जब FIR रजिस्टर कराने जाएंगे तो ललिता कुमारी का जजमेंट तो है FIR के रजिस्ट्रेशन पे, आप भले ही कानून बदल दिए हो, पर पिथ एंड सब्सटेंस डॉक्ट्रिन होती है। एक पिथ एंड सब्सटेंस मतलब अमूमन चीज़ का मतलब ये होना चाहिए, है ना। यानी आपने बथेड़ी लाइन लिख दी है, 100-200 शब्द लिख दिए हैं, तो 100-200 शब्द का सारांश क्या निकल रहा है, उसको पिथ एंड सब्सटेंस बोलते हैं। तो वो सारांश समान जो है वो इसका क्या निकल रहा है कि FIR के बारे में, तो ये आपको रजिस्टर करनी होगी। उसमें था कि वो प्राइमा फेसी जांच कर सकते हैं पुराने कानून में, पर उसको ओवरराइडिंग इफेक्ट आ गया था ललिता कुमारी का कि वो रजिस्टर तो कर ही लेगा, भले ही उसमें कुछ हो ना हो, नहीं होगा तो वो उसका क्वॉश हो जाएगा या वो बी समरी फाइल कर देगा। यानी बी समरी मतलब आपको उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है और वो छोड़ देगा, यानी गुनाह हुआ होगा पर आपका लेना देना नहीं है, इसलिए आपको उसमें से बरी कर देगा। खुद पुलिस वाला भी कर सकता था। ये पहले के कानून में भी प्रावधान था, अब भी है। पर
अभी उन्होंने क्या किया है कि आपका भले ही कॉग्निजेबल हो ना हो, वो सबसे पहले पुलिस वाला जाएगा वहाँ पे, जाके देखेगा जगह पे कि ये चीज़ सही में कॉग्निजेबल है या नहीं है, वो डिसाइड करेगा कि कॉग्निजेबल है या नहीं है। अगर वो उसको लगा कि कॉग्निजेबल है तब जाके वो एफआईआर लेगा। इसकी क्या ज़रूरत थी? आप देश को आगे लेके जा रहे हैं या पीछे लेके आ रहे हैं? ठीक है, ये तो मैंने आपको एक चीज़ बताई। अब इसमें बथेड़ी ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमको दिखता है कि ज़रूरी था ही नहीं ये चीज़ को कुछ करना, क्योंकि आप देखेंगे तो हमारे देश के काफ़ी सीनियर एडवोकेट्स ने लिख के दिया, कपिल सिब्बल जी ने लिख के दिया, फिर यानी काफ़ी, यानी कपिल सिब्बल जी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो प्रखरता से इस चीज़ को रख रहे हैं। ठीक है, फिर जो हमारे फॉर्मर अटर्नी जनरल है उन्होंने बोला, काफ़ी लोगों ने ये बोला। ठीक है, वो हमारी लेडी सीनियर एडवोकेट है काफ़ी, तो इंदिरा जयसिंह जी, उन्होंने लेटर तक लिखा मोदी जी को, ओपन लेटर लिखा कि इनको अभी आप फिर से एक बार डिस्कस करवा लीजिए, क्योंकि नई पार्लियामेंट आई है और उसके बाद आप इन कानूनों को ला रहे हैं। 1 जुलाई से वैसे भी आ रहे थे, तो उन्होंने लेटर लिखा। जैसे ही नई मोदी 3.0 आई वैसे उन्होंने लेटर लिखा कि आप इस पर फिर से एक बार डिस्कशन कर लीजिए, एक बार फिर से पार्लियामेंट में देख लीजिए, इसको लागू करने से पहले वहाँ पे आप एक बार समझ लीजिए कि क्या होना है, क्योंकि आप जान रहे हैं पिछले बार कानून कैसे पास हुए। अभी वो पॉलिटिकल चीज़ों को छोड़ दिया जाए तो हम आते हैं उससे बाहर। हमने ये समझ लिया, अभी इसमें रिमांड का प्रावधान है। रिमांड के प्रावधान पे आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि अरे ये इतना दिन का रिमांड हो रहा है, उतने दिन का रिमांड हो रहा है। तो पहले जो था तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप कितने दिन का रिमांड होता था आपका? 15 दिन का जी। ठीक है, तो उसको बोलते थे PCR, पुलिस कस्टडियल रिमांड, है ना। फिर उसके बाद होता था मैजिस्ट्रेट कस्टडियल रिमांड, MCR, मतलब आप कानूनी कस्टडी में चले गए हैं, आप पुलिस कस्टडी में नहीं हैं, मतलब आपसे इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है। ठीक है, और उसमें आपको प्रथम दृष्टया आप उसमें कुछ आरोपी लगे हैं, इसलिए आपको MCR में रखा है जज ने। अब इन चीज़ों को जब हम यहाँ पे देखते हैं तो इन्होंने जो संहिता लेके आई है उसमें उन्होंने जो इंटरमिटेंट पीरियड था 15 दिन का, उसको 60 से लेकर 90 दिन तक लेके चले गए, अलग अलग ऑफेंसेस के। रिमांड पहले 15 पुलिस कस्टडी का जो है जी जो 15 दिन का था वो अब 60 से 90 दिन की हो गई। 60 से 90 दिन पे लेके गए, अलग अलग टाइप के ऑफेंसेस के लिए अलग अलग। ये बोल रहे थे कि आर्काइक है, आर्काइक मतलब पुराने रूढ़िवादी है ये कानून, ये अंग्रेजों के दिए कानून है, इसमें हमको जकड़ रखा है, ये सारी चीज़ों के उसको मैंने शब्दों का उपयोग वो कर रहे थे सब लोग। अब उसमें अगर ये रूढ़िवादी थे तो रूढ़िवादी परंपरा में अगर आपको वो 15 दिन के लिए अंदर बेफजूल रख रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है, तो आप वो बेफजूलियत को 60 से 90 दिन तक लेके गए, रूढ़िवाद और बढ़ गया। मुझे नहीं पता क्या किया, पर नया कानून ये कहता है कि 60 से 90 दिन आप अंदर रहेंगे। और जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कोई मैजिस्ट्रेट आपको दूर तिनके से भी नहीं छुएगा, बोलेगा ठीक है भैया तुम अंदर हो, अंदर ही सही हो, बाहर नहीं लाना है। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही है, आपका उसमें कुछ हाथ हो सकता है, भले ही 90 दिन बाद पता चल जाए कि अरे आपका तो कोई तवज्जो ही नहीं था उससे, पर नहीं, क्योंकि कानून में कह दिया है 60 से 90 दिन, तो अब 60 से 90 दिन पुलिस वाले आपको अंदर रखेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है प्रथम दृष्टया कि नहीं इनका कुछ हो सकता है, भले ही हो या ना हो। मतलब पुलिस के ये अखबार में बहुत सारे नोट्स जो हैं, अखबार की जो कटिंग है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि पुलिस के पास अब ज़्यादा पावर आ गई है। हाँ भी और नहीं भी, काफ़ी सारे मामलों में उसके उनके पास पावर ज़्यादा आ गई है, काफ़ी सारे मामलों में उनकी पावर्स कर्टेल भी कर दी है। कैसे मामलों में बढ़ी है? जैसे मैंने अभी आपको जैसे बताया कि वो पुलिस कस्टडी में ज़्यादा दिन तक रख सकते हैं आपको, ठीक है, पर पुलिस कस्टडी के बाद जब वो चार्जशीट का जो उनका प्रावधान था, तो चार्जशीट के प्रावधान को उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है कि आप चार्जशीट जल्दी दाखिल करेंगे और चार्जशीट के बाद आप तुरंत महीनों में ही उसका ट्रायल शुरू करेंगे और एक लिमिटेड ड्यूरेशन में आप उसका ट्रायल ख़त्म करेंगे। हमारे यहाँ ये प्रावधान पहले नहीं था। ये चीज़ आप अमेंडमेंट के द्वारा ला सकते थे, आपने पूरा कानून ही बदल दिया। पर ये चीज़ आई है, ये बेनिफिशियल है, ये अच्छी चीज़ है कि आपने ये बोल दिया कि इतने दिनों में ट्रायल ख़त्म हो जाएगा। नहीं तो हमारे जेलों में इतने साल से लोग पड़े हुए जो अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल प्रिजनर्स का जो हमारे देश का रिकॉर्ड देखें तो बाहर के लोग कतराते हैं कि देश में आना है कि नहीं आना है। गलती से पकड़ लिया किसी यानी गलत मामले में जिसमें हमारा तवज्जो भी ना हो, हम अंडर ट्रायल ही 10-15 साल रह लेंगे।
अभी कल एक को बेल मिली है, वो सुकेश चंद्रशेखर को, जो कॉनमैन के नाम से था, 7 साल से जेल में था, अभी तक उसका ट्रायल ही खत्म नहीं हुआ। वो अगर कन्विक्ट हो जाता, मतलब गुनहगार साबित हो जाता, तो उसको 7 साल की सजा लगनी थी। वो 7 साल से ज़्यादा की सजा अंडर ट्रायल करके काट चुका है। तो इस मामले में जो अभी अमेंडमेंट होना चाहिए था, पर वो कानून ही बदल दिया है, तो उसमें अब जो नया प्रावधान आया उसके हिसाब से ये सही कर दिया कि आप लिमिटेड ड्यूरेशन में ये पूरा ख़त्म करेंगे। जो पुराने कैदी हैं, जैसे जो जेल में हैं और जिनकी अभी चल रहा है कोर्ट में मामला, तो क्या उनको फ़ायदा मिलेगा, जल्दी से जल्दी हो जाएगा, या ये सिर्फ जो नए केस होंगे उनके लिए है? जो नए केसेस होंगे उन्हीं पे ये लागू जो नई होगा। एफआईआर है उनके लिए। पर यानी कैसे होता है कि जब भी कोई कानून आता है तो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन करके एक उस पर ये होता है, पर इस कानून को कैसे ऐसा लिखा हुआ है कि इस तारीख से ये लागू हो रहा है, ठीक है। अभी ये कोर्ट के पल्ले में रहेगा कि उस जो नया कानून आया है उसका आधार लेते हुए किसी को बेनिफिट दिया जाए या ना दिया जाए। अगर इस कानून का बेनिफिट मिलते हुए किसी को अगर देना चाहता है कोर्ट, तो कोर्ट कर सकता है, क्योंकि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन का एक कॉन्सेप्ट है हमारे ज्यूरिस्प्रूडेंस में। ज्यूरिस्प्रूडेंस मतलब हमारे देश की जो इतिहास रहा है कानूनी दलीलों का और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, तो जो वो ज्यूरिस्प्रूडेंस बनता है दलील और जजमेंट को लेके, उस ज्यूरिस्प्रूडेंस में ये चीज़ उसमें है कि आपके लिए अगर संवैधानिक कोई ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेहतर है ना, वो क्रिमिनल आपको वहाँ से अगर छूट सकता है। जैसे अगर मान लीजिए कि किसी राज्य में आज घोषित कर दे कि गांजा लीगल है, तो गांजे में पकड़े गए जो लोग हैं वो छूट जाएंगे सारे। जैसे महाराष्ट्र का एक केस यहाँ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें वो बोल रहे हैं कि जो सुपारी है, तो सुपारी कूट के जो वो पान मसाला बनाते हैं, तो पान मसाला वो फूड एंड ड्रग अडल्ट्रेशन में आएगा या नहीं आएगा, वो वाली केस चल रही है। तो उस केस में अगर कोई फंसा है, उस केस में अगर कोई सज़ा काट रहा है, तो उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, क्योंकि नया कानून बोल रहा है कि अब ये इलीगल नहीं रहेगा, है ना। ऐसा कुछ अगर होता है तो वैसा बेनिफिट यहाँ पे कोर्ट दे सकता है, पर कानून नहीं कहता है ऐसा। कानून कहता है कि इस तारीख से आगे आपने, यानी कि 1 जुलाई के बाद जो हो रहा है। हाँ, आपने उसमें न्यूज़ रिपोर्ट्स काफ़ी देखी भी होंगी, यानी क्योंकि वो उतना ही दिखा रहे थे कि ये पहली एफआईआर यहाँ पे दर्ज हो गई पंजाब, हाँ, मध्य प्रदेश में शुरू हुई पहली एफआईआर वहाँ पे दर्ज हो गई। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में सबसे पहला उस केस का बेनिफिट दिया गया किसी को, है ना। तो वो दफ़ा यूज़ की गई नए कानून की। तो इस तरीके से अब ये हर जगह पहला पहला हुआ है। अभी हमारे देश का ज्यूरिस्प्रूडेंस कैसे होता है कि 2 तरीके के देश होते हैं। एक जो अपने जजमेंट्स को लेके अपना कानून बढ़ाते हैं, उसका इंटरप्रिटेशन बनता है, ठीक है। एक कोई अमेरिका समान देश होते हैं जिसमें जजमेंट्स का कोई लेना देना नहीं होता, कानून जो बोल रहा है वो कानून बोल रहा है, जजमेंट्स के इंटरप्रिटेशन पे उतना ध्यान नहीं देते। हमारे देश का जो कानून है, कानून व्यवस्था है, वो बहुत सारे मायनों में डिपेंड, हमने रेफ़र की है अंग्रेज़ों से, है ना। तो अंग्रेज़ों से रेफ़र की है मतलब कैसे है कि हम अगर कोई एक शब्द उठा के देख लें तो उस शब्द के मायने क्या हो रहे हैं, तो ये धीरे धीरे कोर्ट बताएगा और कोर्ट के वो जजमेंट्स आते जाएंगे। उन जजमेंट्स के हिसाब से आपका वो और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये मायना होता है, इस चीज़ का ये मायना रहेगा। तो वो चीज़ें आप डिफ़ाइन करते हैं। तो वो डेफिनेशंस जो हैं वो इतने साल का जो हमारा मेहनत थी, जुडिशरी की मेहनत थी, मैं जुडिशरी की बोल रहा हूँ क्योंकि जुडिशरी के 2 हिस्से होते हैं, बार एंड बेंच। तो बार मतलब हम वकील लोग और बेंच मतलब जो ऊपर बैठे हुए जज लोग। तो बार एंड बेंच का ये एक जॉइंट एफर्ट होता है जिसमें आपको ये चीज़ों का खुलासा होता है। अब ये इतने सालों का एक साथ धुल दिया, नया कानून नए शब्द के साथ वो लेके आ गए। अब वो शब्दों का फिर से इंटरप्रिटेशन होगा, मतलब उसके मायने क्या हैं वो फिर से निकाले जाएंगे। अब वो उसमें काफ़ी सारे, यानी कैसे है कि हम सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ कानून से ही डील करते हैं, तो हमारे कानून का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा जल्दी क्लियर हो सकता है। पर नीचे के कोर्ट में डेली बेसिस पे जो कानून चल रहे थे, आपने उसके धाराएं भी बदल दी, उसके अल्फाज भी बदल दिए। अभी वो उनको समझेगा ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो समझने में कितना समय लगेगा। तो आपके 1-2 साल तो वो समझने में निकल जाएंगे। उसके बाद आप उसको ढंग से इस्तेमाल करना जाएंगे तो जजमेंट आना शुरू हो जाएंगे उस पर कि नहीं इसके मायने ये नहीं, फलाना हो रहा है या ढिमाका हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है। तो आप इस तरीके से उसको अनयूजेबल ही कर दिए उस कानून को।
अभी आप प्राइवेट कंप्लेंट में जाते थे एफआईआर में ही, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट में जब जाते थे तो आपने अभी जब भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता लेके आए आप 2023 की, तो उसमें 223 में आप उसको प्राइवेट कंप्लेंट का चीज़ लेके आ गए, जो पहले सेक्शन 200 में था। अब जो इन्होंने यहाँ पे लेके आ गए हैं, तो उसमें उन्होंने लिख दिया एक प्रोविज़ो मतलब कि ये हो तो इन्हें आपको 5,000 रुपये मिले अगर आप ये काम करें, तो उस चीज़ को प्रोविज़ो है, मतलब ये करें तो ये चीज़ अगर करोगे तो प्राइवेट कंप्लेंट में एक प्रोविज़ो लेके आ गए। क्या प्रोविज़ो कहता है कि कॉग्निजेंस किसी भी ऑफेंस का ना लिया जाए मैजिस्ट्रेट द्वारा जब तक मैं किसी के खिलाफ, अगर मैं प्राइवेट कंप्लेंट कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं मेरे पड़ोसी के खिलाफ प्राइवेट कंप्लेंट कर रहा हूँ कि उसने कचरा मेरे घर पे डाल दिया, है ना, तो अब मैं जाके प्राइवेट कंप्लेंट, मेरी थाने में रिपोर्ट नहीं ली, तो मैंने प्राइवेट कंप्लेंट करना कोशिश की, क्योंकि थाने में रिपोर्ट नहीं ली तो फिर मैंने एसपी को लेटर लिखा, एसपी ने कुछ नहीं किया, तो फिर मैं प्राइवेट कंप्लेंट में गया सेक्शन 200 में, अभी नए में सेक्शन 223 में। अब उसमें प्रोविज़ो ऐड हो गया है कि अगर उनको लगता है कि कुछ हुआ है तो वो पहले पड़ोसी को बुलाएंगे, पड़ोसी को बोलेंगे कि हाँ भाई बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या हुआ था, वो बोलेगा इन्होंने कचरा डाला था इसलिए मैंने डाला, या कुछ भी बोले वो। तो मेरी कंप्लेंट अब थाने ने तो नहीं ली, एसपी ने भी नहीं ली, अब मेरी कंप्लेंट कोर्ट भी नहीं ले रहा है, तो मतलब अब ये गया, ये मामला हट जाएगा। अब जैसे प्राइवेट कंप्लेंट को इन्होंने क्या होता था, पुलिस के पास गए, एसपी के पास गए, आधा गला काट दिया प्राइवेट कंप्लेंट का, प्रोविज़ो डाल के आधा गला काट दिया प्राइवेट कंप्लेंट का। अब आप पुलिस वाला नहीं ले रहा है इसलिए आप हमेशा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे, अब कोर्ट के हाथ में उन्होंने बैसाखी पकड़ा दी है कि आप उसको समझो, पहले उसको बुलाओ, वो जब तक नहीं आएगा। कैसे है कि जो हमारे देश में सीवियर कानून है, जैसे एट्रोसिटी एक्ट या ऐसे कुछ, तो उन कानूनों में आप अगले को बुलाते थे और अगले को बुला के आप जो विक्टिम है उसको सुने बगैर आप करते नहीं थे, विक्टिम को सुने बगैर आप कुछ करते नहीं थे। इसमें प्रावधान डाल दिया है कि आप अक्यूज्ड को सुने बगैर, मतलब आरोपी को सुने बगैर आप उसमें कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करेंगे। ये कौन सा तरीका हो गया? अगर प्रथम दृष्टया कुछ दिख रहा है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं ना उसे, जी। तो मैं फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दिख रहा हूँ, तो मेरी इन्फॉर्मेशन में अगर सही लग रहा है कि कुछ हुआ है, मेरे साथ कानूनन कुछ गलती हुई है, कुछ गलत किया है, तो मेरे खिलाफ आप रजिस्टर कराओ। मैंने कहा है वैसे अगले के खिलाफ रजिस्टर कराओ, क्योंकि अगर वो रजिस्टर मेरे कहने पे अगर होता है और वो गलत है तो मैं कोर्ट के आगे दोषी हो सकता हूँ। अगर मैं झूठ बोल के कुछ किया हूँ तो मेरे पे भी केस हो सकती है कि मैंने अगर कोर्ट में कुछ झूठी गवाही दी या कुछ किया। वो प्रावधान तो है, अभी भी जिंदा है, नए कानून में भी जिंदा है, एविडेंस एक्ट जो नया है उसमें भी जिंदा ही है। आपने ये लेके आ गए, अब उसने आप आधा गला काट दिया है प्राइवेट कंप्लेंट का। अब आप प्राइवेट कंप्लेंट नहीं कर पाएंगे, आप कर भी देते हैं तो जज उसमें कॉग्निजेंस लेगा नहीं लेगा पता नहीं, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। वो बोलेगा कि नहीं अगले को बुलाओ, अगले को आएगा, अब अगला भी अपनी दलीलें रखेगा, ये भी अपनी दलीलें रखेगा। मतलब आपके घर पे आज कचरा पड़ा, या आपको किसी ने ठेस पहुंचाई, या आपके गाड़ी का किसी ने शीशा तोड़ दिया, या आपके खेत में किसी ने हल जोत दिया, उसकी कंप्लेंट पुलिस वाले ने नहीं ली, एसपी ने नहीं ली, अब कोर्ट भी लेने के लिए अगले को बुलाएगा पहले। तो आप प्राइवेट कंप्लेंट से तो आपको उन्होंने हटा दिया, तो आप प्राइवेट कंप्लेंट कर ही नहीं पाएंगे। तो अच्छा, मेरा दोस्त है वो कह रहा था कि बड़ी समस्या हो जाएगी। जो नेतागण है वो जाके बोलते थे कि 307 लगा, तो उनके सामने वो ये जो धाराएं चेंज हुई हैं, तो इनमें जो कुछ प्रमुख सी धाराएं हैं, जैसे 302 हो गई, 307 हो गई, 77, 76 हो गई, 123, 124, 504 हो गई, इनको कैसे कन्वर्ट किया है? जैसे 302 है सबसे ऊपर, तो उसको ही माना जाता है 302 गई सबसे ज़्यादा, या 307 कैसे हैं कि ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल बोलते हैं, तो लगभग वैसे के वैसे प्रोविजंस को नए इसमें लेके आ गए हैं, शब्द उसके कुछ बदले गए हैं। अब मायने वही रखने की कोशिश की गई है, पर अब मायने क्या होते हैं शब्दों के, ये कोर्ट के हाथ में होता है। मेरे जैसे और वकील हैं, वकील भाई वो सब खड़े होंगे, भाई बहन वो सब खड़े होंगे, वो अपने हिसाब से उसका बताएंगे कि नहीं हमारे हिसाब से इसका मतलब ये होता है, फिर से उस पर बहस होगी। अब उस पर क्या होना है क्या नहीं, वो सब ज़ीरो से शुरू होना है।
तो मतलब जो हम 70 साल 75-76 साल चल लिए और वो यहाँ से चालू होगा 2024 1 जुलाई 2024 के बाद। हमने यहाँ से शुरू करने से ज़्यादा हमने अपने देश की जुडिशरी को पीछे ढकेल दिया है, क्योंकि जो चीज़ चल रही है उसको आप तेल पानी दे के अच्छे से चलाओ या उसको पूरा उखाड़ फेंको। आप बोल रहे थे कि ये विरासत है ब्रिटिश साम्राज्यवाद की, भैया अभी के कानून भी तो आपने उखाड़ फेंके हैं, जिनका तो कोई मतलब भी नहीं बनता था। इन्हें आपने पुराने कानून तोड़े, ठीक है, नए कानून को तोड़ने का क्या मतलब बनता था? तो इसी में आप उसमें देखें तो अभी आपने पूना में देखा होगा, कम्युनिटी सर्विस दे दी थी। वो बड़ी महंगी गाड़ी से एक इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे ने, जो नाबालिग था, उसने किसी को उड़ा दिया और उसको कम्युनिटी सर्विस दे दी। पहले तो ऐसे 300 शब्द का ऐसे लिखो करके बोल दिया, फिर कुछ दिन के लिए जेल में रखा, अब कम्युनिटी सर्विस बोल दिया। कम्युनिटी सर्विस में वो पुलिस वाले के सामने खड़े रहेगा साथ में और ट्रैफिक को देखेगा, चलाएगा ट्रैफिक की, कैसा चल रहा है कैसा नहीं, ये देखेगा। अब वो कानूनी प्रावधान बना दिया इन्होंने। वो सही हुआ कि गलत हुआ? आपको उदाहरण देता हूँ, आप डिसाइड करिए सही हुआ है कि गलत हुआ है। आपके घर में कोई चोरी करके जाता है, वो चोरी हुई नहीं हुई ये कुछ दिख नहीं रहा है, माल बरामद हो गया अगले से, पर उसने बता दिया कि वो उस दिन शहर में नहीं था, पर माल बरामद हुआ है। ठीक है, आपका माल टूट भी गया क्योंकि वो सड़ने वाला माल था, वो सड़ भी गया। अब जज बोलता है अरे नहीं, नुकसान तो उनका भी हुआ है, अनिरुद्ध भाई का नुकसान हुआ है, तो अनिरुद्ध भाई को अपन कुछ तो नुकसान भरपाई देंगे, कुछ ना कुछ तो कंपनसेशन मिलेगा। तो अगले को बोल दिया कि ठीक है, आप रोज़ सुबह 7 से 9 जाएंगे और पुलिस स्टेशन के आगे झाड़ू लगाएंगे। ये जिसने तोड़ा है कम्युनिटी सर्विस पे पुलिस स्टेशन के आगे झाड़ू लगाएंगे। हाँ, उसको दे दिया कि आप झाड़ू लगाएंगे, आप कम्युनिटी सर्विस करेंगे, या आप जाके स्लम एरिया में किसी को कुछ किताबें बांटेंगे, या वहाँ जाके आप अंग्रेज़ी पढ़ाएंगे या कुछ और पढ़ाएंगे। ऐसे करके आपने उसको कम्युनिटी सर्विस दे दी, सोशल वर्क करने के लिए बोल दिया। मतलब आपको उसमें न्याय मिला, कानून के हिसाब से तो आपको न्याय मिल गया क्योंकि उसको कम्युनिटी सर्विस देनी थी, वो दे दी। वो जो उसमें एक मूवी है वेलकम, उसमें बोलता है ये इसकी पैर क्यों टूटी हुई है कि ये भाई की बात नहीं माना इसलिए इसकी पैर तोड़ दी, इसको ये नमस्ते क्यों ठोकरा, इसको पूरे दिन सबको गुड नाइट बोलना है बस। तो वैसे टाइप की कम्युनिटी सर्विसेज हैं। अभी इस पे दलीलें काफ़ी आ रही हैं कि ब्रिटिशर्स ने ये लेके आए थे, ब्रिटिशर्स के इसमें था और उसके वजह से ही हम भी लेके आए हैं, और ये सिर्फ यूके में ही नहीं तो काफ़ी सारे अलग देशों में आ रहा है। हमारा 156 लॉ कमीशन ने भी ये कहा था कि कम्युनिटी सर्विसेज जो सेक्शन 53 में आईपीसी में दिया हुआ है उसको प्रिजन सेंटेंस के अलावा ये बनाया जाए, मतलब प्रिजन में भेजना नहीं, उसको कम्युनिटी सर्विस देनी है। तो इस चीज़ को ये उठा के ले आए हैं और इस चीज़ पे ये काम करवा रहे हैं। तो ये चीज़ कितने लोगों को जचेगी और कितने लोगों को नहीं जचेगी ये मैं क्या कह सकता हूँ। मेरे हिसाब से तो वो सही जचनी नहीं चाहिए किसी को। इन्हें मुझे लगना तो चाहिए अगर कुछ हो रहा है तो आप न्याय कर रहे हैं तो न्याय, जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। मतलब मुझे एहसास भी होना चाहिए कि हाँ मेरे साथ न्याय हुआ है। बिल्कुल, तो वो आपको एहसास मिलेगा उसमें। वो आदमी अगर झाड़ू लगा रहा है वहाँ जाके, उसने आपके घर के कांच शीशे फोड़ दिए, आपकी गाड़ी जला दी, तो आपको उसमें न्याय मिला, इसका एहसास हो रहा है। अब ये नया कानून बोल रहा है कि आप ऐसा करेंगे। ये तो कॉमेडी हुई। अब वो कानून है, आप उसको कॉमेडी बोले। दृष्टिकोण से देखें तो इसको तो ये तो कॉमेडी हुई, इसके साथ मजाक किया जा रहा है। जिस व्यक्ति को नुकसान भी हो गया उसके साथ तो कॉमेडी की जा रही है। उसको बोल दिया गया कि आप जाएंगे और सुबह सलाम ठोक कर आएंगे। बिल्कुल, मुन्ना भाई MBBS। हाँ, तो ऐसे काफ़ी सारे कानून हैं। उसमें एक आप देखें तो सेक्शन 69 है, ठीक है। सेक्शन 69 में जैसे एक पॉश प्रोजेक्ट करके चल रहा था दिल्ली में, तो उन्होंने BNS के सेक्शन 69 पे रिसर्च किया, ठीक है। उनके रिसर्च सबमिट होना है, अभी हुआ नहीं है रिसर्च सबमिट।
तो उसमें सेक्शन 69 जो है तो वो बोल रहे हैं कि जैसे आप देखते हैं कि बहुत बार होता है कि कुछ प्रलोभन देके सेक्सुअल रिलेशन बना लिए करके बोलते हैं कि प्रलोभन दिया कि भैया मैं तुम्हारी नौकरी लगवा दूंगा, या मैं तुमसे शादी कर लूँगा, या तुम्हारा फलानी जगह कुछ हो जाएगा, मैं ट्रांसफ़र करवा दूंगा या पोस्टिंग करवा दूंगा, और ऐसे प्रलोभन देके उन्होंने उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन कर लिया। ठीक है, अभी ये जो है सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको उन्होंने खाली महिलाओं के लिए सीमित कर दिया है। क्या पुरुषों के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा? मतलब महिलाएं कंप्लेन कर सकते हैं, पुरुष नहीं कर सकते? नहीं कर सकेगा उनके। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, है ना। ये सेक्शन कहता है, whoever by deceitful means or by making promise to marry to woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to offense of rape shall be punishable with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine. Explanation: deceitful means shall include inducement for or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity. मतलब अगर अगले ने बोला कि मेरा नाम गोलू है, अब उसको घर पे गोलू बोलते होंगे, और उसका बाहर नाम श्याम है, तो बोले इसने तो मेरे को गोलू बताया था, इसका नाम श्याम है, डालो। मतलब इस पे भी दिक्कत बनेगी। अब लिखा है बाय सप्रेसिंग आइडेंटिटी, उसने बताया ही नहीं था मेरे को कि मेरा नाम गोलू है या मेरा नाम श्याम है। मतलब अगर किसी का घर का नाम कुछ है और वो उसी नाम को बता के चल रहा है, और वो महिला आके अगर बोल दे कि नहीं इसने तो बताया ही नहीं था मेरे को कि इसका नाम श्याम है, मेरे को तो बताया कि इसका नाम गोलू ही है, ये मेरे को झूठे चीज़ें बता के मेरे साथ इसने कुछ दुर्व्यवहार कर दिया, वो रेप नहीं है, वो उसने खुद होके किया है। बावजूद उसके आप अंदर जाओगे, और कितने दिनों के लिए आप अंदर जाओगे? 10 साल तक के लिए, फाइन के साथ। मतलब आप महिलाओं को प्राधान्य दे रहे हैं, ठीक है, पर पुरुषों के खिलाफ इतना अत्याचार करके प्राधान्य दो कि वो खुद महिलाओं को सही ना लगे। पॉश प्रोजेक्ट ये महिलाओं का प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब वो पॉश प्रोजेक्ट वालों ने भी उस चीज़ पे इन्हें आक्षेप उठाया कि भैया ये सही से नहीं हो रहा है, ये चीज़ें सही से नहीं की जा रही हैं। कैसे कि इंटरप्रिटेशन हर बार चीज़ों के बदलते हैं, मायने हर बार चीज़ों के बदलते हैं। जैसे कैश फॉर वोट ये जो है, तो पीवी नरसिम्हा राव जी का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का 1998 में, ठीक है। उस जजमेंट में उन्होंने बताया था कि जब इन्हें कैश दी गई है वोट के लिए, तो वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में आता है, और किसी ने अगर ब्राइब लेके वोट दिया है तो उस आदमी को वैसी इम्यूनिटी मिलनी नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ बोला है तो उस चीज़ की इम्यूनिटी रहेगी, पर कुछ कर रहे हैं तो उस चीज़ की इम्यूनिटी नहीं रहेगी। सीता सोरेन का जजमेंट आया 2024 में मार्च, सुप्रीम कोर्ट का। उन्होंने बोल दिया कि ये जो पहले हुआ था वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की जो बात हो रही है वो असंवैधानिक होगी, और उनको ऐसे प्रिविलेजेस नहीं मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये आप इंटरप्रेट करके कानून को बना रहे हैं कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। अभी आपने जब इसमें लिखा तो उसके हिसाब से अगर आप ये सेक्शन 69 को देखें, है ना, कि आपने कुछ फॉल्स प्रॉमिस दिए थे एम्प्लॉयमेंट के, प्रमोशन से, किसी चीज़ के भी, तो अब वो कितना मिसोजिनिस्टिक लगता है कि आप उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है, वो आगे बढ़ के आपके खिलाफ एफआईआर करवा देगी और आपके खिलाफ वो एफआईआर हो जाएगी, और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। सेक्सुअल हरासमेंट की आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी और आप उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब एक जहाँ कि आप सेक्शन 200 में प्राइवेट कंप्लेंट करने जाते हैं तो अगली साइड को बुलाएंगे, बताएंगे बताइए क्या हुआ है, हाँ, और इसमें आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी सेक्सुअल हरासमेंट की। तो इसमें आप जो इक्वालिटी वगैरह जो बोलते हैं, जो संवैधानिक ग्रेड नॉर्म बोलते हैं जिस पे संविधान खड़ा है, इक्वालिटी कहाँ गई है? इक्वालिटी तो नहीं रही, तो समानता नहीं रहेगी, तो फिर कानून किस चीज़ का कहाँ लेके जा रहे हैं हम? तो ये नए कानून आ रहे हैं तो उसमें कैसे कि आप उस पर जितना पढ़ेंगे उतना हर एक चीज़ का अलग अलग आपको उसके मायने मिलेंगे। जी जी। तो ये
पूरी चीज़ें अमेंडमेंट द्वारा लाई जा सकती थी। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ तो दिख नहीं रही है कि जो एकदम रैडिकली बदल दी हो, यानी जिसकी अरे ये तो था ही नहीं हमारे इसमें, इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा कुछ था जी। या हम कुछ रूढ़िवादी कानून लेके चल रहे थे और वो बदलने चाहिए थे। कुछ कानून उन्होंने किए हैं, पर उन कानून बदल के जो कानून लेके आए हैं उससे और डरावने कानून लाए हैं। 15 दिन का 60 से 90 दिन लेके गए। आपको FIR के अधिकार आपके उतने छीन गए। आपके खिलाफ जो कानून चलाएगा कोर्ट केस, तो वो किस हिसाब से चलनी है वो भी डरावना हो गया है। कुछ चीज़ें सही हो गई कि भैया इतने पीरियड में आप ख़त्म करोगे। अभी उतने पीरियड में अगर आप ख़त्म करने जाएंगे लिमिटेड पीरियड में, तो आप बयान कैसे लेंगे? लोग अगर हाजिर ही नहीं होंगे तो उनके बयान नहीं होंगे। अगर आपके 10 गवाह हैं, 10 गवाह ज़रूरी तो नहीं है कि एक दिन में वो जांच हो जाएगी उनकी, कोर्ट में आके बयान दे देंगे। 10 गवाहों को हो सकता है कि आपको 10 दिन लग जाए। रोज़ का एक ही गवाह है, वो भी नहीं हो कि कोर्ट को समय नहीं है। रोज़ 10 दिन के लिए कोर्ट कैसे एक ही केस सुन लेगा? बाकी केसेस भी है। तो हर चीज़ की गवाही, हर आदमी की गवाही कैसे लेते रहेगा? तो कोर्ट के पास समय नहीं रहेगा या फिर उस आदमी के पास समय नहीं रहेगा कि तो इतनी सारी गवाहियाँ कैसे लेगे और इतने संक्षिप्त समय में कैसे करेगा? फिर अगर उतने संक्षिप्त समय में कोर्ट कर भी लेता है, अगर मान लेते हैं हम, तो क्या वो सही न्याय हो पाएगा? अब देखिए ये हुआ है, ये हमारे देश में जो कानून बदले गए हैं उसके साथ ये चीज़ें हुई हैं। तो हमको कितने साल पीछे ढकेला है या कितने साल आगे लेके जा रहे हैं, या हमारी आंखों में धूल झोंक के कि हम रूढ़िवादी कानूनों को बदल रहे हैं बोल के 70 में जो कानून आए थे उनको बदल दिए। 25 साल ही तो हुए थे, वो कानून आए थे वो नए, उनको बदल दिए। तो ये तो मुझे लगता है जैसे और चीज़ें बदली गई हैं, नोटबंदी हुई है, उन्हीं सभी का वो असर जो हुआ है वही असर इसका। नोटबंदी पे जो कानून आए, तो नोटबंदी के कानून पे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं अभी, और वो हमारी चीफ जस्टिस भी बनने वाली है आगे चल के। इन्हें अगर आप लाइन और उसमें लीनेज में देखें तो उनका भी नाम आता है, ठीक है, नागरत्ना करके। उनका डिसेंटिंग जजमेंट है। डिसेंटिंग मतलब जो 5 जज का खंडपीठ बैठा था तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं इनसे सहमत नहीं हूँ। उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ये सारी चीज़ें इलीगल थी, इसमें कोई बिना सोच विचार किए किया गया ये स्टेप था और ये नहीं होना चाहिए था। वो जजमेंट है, ऑनलाइन अवेलेबल है, आप उस पर गूगल करेंगे मिल जाएगा। उसमें उन्होंने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी, जिस हिसाब से किया गया है, जिस ढंग से किया गया है, ये ढंग गलत था, ये तरीका गलत था, ये नहीं किया जाना चाहिए था। एकदम बेसिक चीज़ है। हमारे देश में नोट बंद करने का और बदलने का प्रावधान रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट में या कॉइन्स एक्ट में दिया है क्या? तो हाँ, बिल्कुल दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है? तो आप उसके लिए नोटिस इशू करेंगे, वो नोटिस के बाद इतने दिनों तक वो करेंसी वैलिड रहेगी और वो करेंसी आप धीरे धीरे करके चेंज कर देंगे। नहीं हुए क्या हमारे देश में? बिल्कुल हुए। अशोक स्तंभ वाली करेंसी चेंज करके गांधी जी का फोटो वाली करेंसी आ गई थी, है ना? तो 100 रुपये के नोट बदले गए थे। हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि कभी करेंसी बदली नहीं गई, बहुत बार करेंसी बदली गई है, पर उसका एक तरीका है जो उस एक्ट में लिखा हुआ है। वो तरीका फॉलो किए बगैर ये सब चीज़ की गई थी, ऐसा उसमें हमसे, यानी हम अगर वो पढ़ते हैं तो ऐसा उसमें से प्रेषित होता है कि ये शायद नहीं हुआ है। पर जो कुछ भी है अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि ये सही था, फैसला तो अब सही होगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम लगातार इन चीज़ों पर इसलिए भी फोकस रखते हैं ताकि आप तक सही जानकारी आ सके, और आप तक सही जानकारी भेजना ही हमारा मकसद है।